और ये कोई आसान चीज़ें नहीं होती। जब आप इतने प्रेशर के बाद आते हैं, ये भी एक बड़ा प्रेशर होता है आप पे कि लोगों ने आपको, मीडिया ने आपको इतना बोलकर टीम में वापस लाया है, रिजवान को ड्रॉप करवाया है, अब आपको परफॉर्मेंस देना ही देना है। और सामने न्यूजीलैंड की टीम है, कोई हल्की टीम नहीं है। उसके बावजूद सरफराज अहमद ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है और टीम को जरूरत थी ऐसे रन्स की, यहां पर यही बात हो रही थी कि रिजवान को ड्रॉप कर देना चाहिए, सरफराज को वापस लाना चाहिए। और आपने देख लिया इसका रिजल्ट कि क्या निकला है। इससे बाबर आजम को भी फायदा हुआ है इसकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है उवैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का पहला दिन आज खत्म हो चुका है। 317 रन बना चुकी है पाकिस्तानी टीम 5 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है, जो कि 150 रन बना चुके हैं, अच्छा खेल रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं बाबर आजम। अगर हम बात करें शुरू के, हमारे जो मिडिल ऑर्डर जिस तरह आउट हुए, 48 रन पर 3 विकेट गिर चुकी थी। इमामुल हक की कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, सऊद शकील की कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, शान मसूद की कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, अब्दुल्ला शफीक ऐसे ही आउट हो गए। ऐसा लग रहा था जब 48 रन पर 3 विकेट गिरी तो लग रहा था कि पाकिस्तान पहले ही टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को अपने ऊपर हावी कर चुका है और पाकिस्तान के हाथ से ये टेस्ट मैच निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहला दिन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जब पहले ही दिन ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ रही हो, पहले सेशन में आपकी 3 या 4 विकेट गिरी हुई हो, उस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप स्टेबल हो जाएं। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम ने बैटिंग की और सरफराज अहमद ने स्पेशली बैटिंग की, 4 साल बाद सरफराज अहमद इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी कप्तानी में आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने खेला था। अब जाकर वो अपने होम ग्राउंड में 4 साल बाद खेल रहे हैं और उन्होंने 85 रन की इनिंग्स खेली। 192 की बाबर आजम और सरफराज अहमद के दरमियान पार्टनरशिप हुई, जिससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ पाकिस्तानी टीम को। वरना कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम लड़खड़ा रही थी। अगर आपकी सरफराज अहमद की विकेट या बाबर आजम की विकेट गिर जाती तो कुछ नहीं बचता आपके पास। जो हाल इंग्लैंड के साथ हुआ, इंग्लैंड के खिलाफ हुआ, वही हाल आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ भी होना था और फिर से लान तान हो रहा होता जिस तरह शुरू से होता हुआ आया है। खैर, इस वक्त पाकिस्तानी टीम काफी बेहतर पोजीशन पे, काफी अच्छा खेल रही है। उम्मीद है बाबर आजम 200 रन भी करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम बाबर आजम की बात करें, जिस तरह से बाबर आजम के हवाले से बातें हो रही थी कि बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए मैच से पहले, उस वक्त काफी लोग ये बात कर रहे थे और मीडिया पर भी ये बात चल रही थी कि बाबर आजम दबाव का शिकार लग रहे हैं, बाबर आजम कंफ्यूज हैं, बाबर आजम परेशान लग रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके ऊपर एक हाथ होता है, वो उठ चुका था। रमीज राजा चले गए थे, आपके चीफ सेलेक्टर चेंज हो चुके थे, पूरी मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, नई मैनेजमेंट आई है। उसमें बाबर आजम को कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बाबर आजम को हटाने की बात चल रही थी। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे मौके पे आप दबाव को हटाकर परफॉर्म कर जाएं। ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने करियर में देखा है कि दबाव की वजह से, क्रिटिसाइज की वजह से उनका गेम खराब हो चुका होता है और फिर वो अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं, टीम में वापस जगह भी नहीं मिलती। जिस तरह अगर हम सरफराज अहमद की बात करें तो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से सरफराज अहमद को जिस तरह क्रिटिसाइज किया गया था, क्या कुछ नहीं कहा गया था, परेशान हो चुके थे सरफराज अहमद। उसके बाद उनको टीम से भी कप्तान से हटाया गया, फिर उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई। जाहिर सी बात है हर तरफ से एक ही बात चल रही होती है। ये चीजें आपको शाहिद आफरीदी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। शाहिद आफरीदी कितने बड़े खिलाड़ी हैं, इस वक्त चीफ सेलेक्टर भी हैं, लेकिन उनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। वो ये सारी चीजें, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। जहां उन पे तनकीद स्टार्ट होना शुरू हो जाती है वो उस चीज से रिजाइन दे देते हैं। अभी फिलहाल यूनुस खान, आपके जो हेड कोच थे या बैटिंग कोच थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया इसी वजह से कि यार लोग उन पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, परफॉर्मेंस टीम की अच्छी नहीं हो रही थी, चले गए। बहुत से खिलाड़ी वापस चले जाते हैं, हट जाते हैं अपने ओहदे से, या फिर किसी को खुद हटाया जाता है। लेकिन बाबर आजम की यहाँ पे मिसाल ऐसी है। शुरू में मैंने ये बात कही थी, अगर आप मेरी एक वीडियो उठाकर देखें, कल मैंने ये वीडियो डाली थी कि बाबर आजम बड़े स्ट्रांग पर्सन है, माइंडली तौर पे भी और उनके गेम के हवाले से भी किसी का दबाव वो नहीं लेते। अगर आपको कभी कभी लग रहा होगा कि बाबर आजम काफी कंफ्यूज है, बाबर आजम परेशान है, लेकिन जब बाबर आजम गेम खेलने के लिए आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। कितना क्रिटिसाइज उसको किया जा रहा है, कितना दबाव में लिया जा रहा है, कितना प्रेशर दिया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है, वो सारी चीजों को भूलकर परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है और अपने बल्ले से सबको जवाब देता है। जिस तरह आज की इनिंग्स खेलकर उसने सबको जवाब दिया। आप खुद देखें कि इतने प्रेशर के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देना, ऐसी इनिंग्स खेलना कोई आसान बात नहीं होती, जब हर तरफ लोग इस इंतजार में बैठे हुए हो कि कब इसको हटाया जाएगा। छोटा चैनल हो या बड़ा मीडिया चैनल, हर जगह पे एक ही बात चल रही थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए।
हालांकि बाबर आजम की कप्तानी के हक में मैं भी नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह उसने दबाव में आकर, प्रेशर में आकर परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस तरह अपने बल्ले से सबको जवाब दिया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। ये हर बंदे का काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है। बड़े से बड़े क्रिकेटर्स को मैंने देखा है ऐसे ऐसे मौक़ों पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, आउट हो जाते हैं, टीम से बाहर निकल जाते हैं, अपना करियर ख़राब कर बैठते हैं। लेकिन बाबर आजम की यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह से बाबर आजम खेल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने बैटिंग ज़बरदस्त की, 50, 70, 80, 50 इस तरह ही कर रहे थे, कभी 100 भी उन्होंने किया एक टेस्ट मैच में, लेकिन टीम ने उनका साथ नहीं दिया। अब सिलेक्शन की यहाँ पे बात थी, यहाँ पे ये भी बात हो रही थी कि मैनेजमेंट चेंज होती है, चीफ सेलेक्टर चेंज होता है, हो सकता है बाबर आजम को इसका फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ पे लोगों ने एक ही मुतालबा किया कि अगर मैनेजमेंट चेंज होती है, चीफ सेलेक्टर फारिग होता है, कोच फारिग होता है, तो फिर बाबर आजम को भी कप्तानी से हटा देना चाहिए। मामूल की अगर हम बात कर लें, ये तो सबकी मर्जी से शामिल है ना, इस पे तो कोई नहीं बोल सकता कि इसको कोई पर्ची पे लाया या किसी वजह से लाया। शान मसूद, इनको भी मीडिया प्रेशर पे लाया गया है। अब्दुल्ला शफीक, इनको भी इसी तरह खिलाया गया है, इसमें भी कोई पसंद नापसंद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें क्या हाल है, बैटिंग परफॉर्मेंस ही नहीं है। पहले जो स्क्वाड आपका बना था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें काफ़ी चीज़ें गलत थी। अब ये चीज़ें देखनी होंगी, ये चीज़ें समझनी होंगी कि इसमें बाबर आजम का हाथ था, इसमें रमीज़ राजा का हाथ था, इसमें सकलैन मुश्ताक का हाथ था, किसकी मर्जी से टीम बन रही थी। और दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पे कि कप्तान की मर्जी के बगैर टीम नहीं बन पाती, जिसकी वजह से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे बाबर आजम को, फालतू किस्म की सिलेक्शन कर दी थी। लेकिन शाहिद अफरीदी के आने के बाद आपने देखा चेंजिंग जिस तरह आई। सरफराज अहमद जब 4 साल बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, आप देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस है। 50 रन उन्होंने बनाया है, और ये कोई आसान चीज़ें नहीं होती। जब आप इतने प्रेशर के बाद आते हैं, ये भी एक बड़ा प्रेशर होता है आप पे कि लोगों ने आपको, मीडिया ने आपको इतना बोलकर टीम में वापस लाया है, रिजवान को ड्रॉप करवाया है। अब आपको परफॉर्मेंस देना ही देना है, और सामने न्यूजीलैंड की टीम है, कोई हल्की टीम नहीं है। उसके बावजूद सरफराज अहमद ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, और टीम को ज़रूरत थी ऐसे रन्स की, यहाँ पर यही बात हो रही थी कि रिजवान को ड्रॉप कर देना चाहिए, सरफराज को वापस लाना चाहिए। और आपने देख लिया इसका रिजल्ट कि क्या निकला है। इससे बाबर आजम को भी फ़ायदा हुआ है, इसकी बाबर आजम को कप्तानी में भी इसमें सपोर्ट मिल रही है। सरफराज अहमद भी एक सीनियर खिलाड़ी है, कोई बच्चा तो नहीं है वो, या वो डेब्यू तो नहीं उसने अभी नहीं किया। जिस तरह आपने सारे के सारे खिलाड़ियों को डेब्यू करवा कर आप ले आए थे, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इंग्लैंड के खिलाफ। यहाँ पे तो आपके पास एक टीम नजर आ रही है, बॉलिंग की सूरत में भी, बैटिंग की सूरत में भी। अब आप ये चीज़ देखें कि हसन अली को ड्रॉप किया हुआ है, नसीम शाह को आज में खिलाया गया है, उनकी जगह पे मीर हमजा खेल रहे हैं। नसीम शाह की इंजरी के हवाले से बात हो रही थी, और आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ नसीम शाही को ही मेन बॉलर आप लेकर आ गए थे। उनके बाद हसन अली थे, हसन अली भी काफ़ी टाइम से क्रिकेट से बाहर हैं। नसीम शाह कम से कम आपकी टीम में आते हैं जाते हैं, इंजरी की वजह से बाहर थे वो, लेकिन टेस्ट मैच का एक एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से टीम के साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे उनको अगर इंजरी हो गई थी तो बैकअप में कोई हमारा बड़ा बॉलर नहीं था, कोई अच्छा बॉलर नहीं बैठा हुआ था। मीर हमजा को आपने दूसरे मैच में भी इग्नोर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जब आपकी मैनेजमेंट चेंज हुई, शाहिद अफरीदी आए, उन्होंने मीर हमजा को बुलाया, उन्होंने धानी को बुलाया। हालांकि धानी की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है कायद आज़म ट्रॉफी में। फाइनल में अगर आप बात करें तो उमर अकमल ने उनको 6 बॉल पे 6 चौके मारे और 0 विकेट है धानी की। लेकिन उसके बावजूद टीम में लिया, क्यों लिया है? काफ़ी अरसे से टीम के साथ है, काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहा है, नेट प्रैक्टिस करता है, तो कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा तो वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। यहाँ पर एक बैट्समैन की कमी है, फवाद आलम की। फवाद आलम को लाजमी यहाँ पे होना चाहिए था, आपकी टीम और ज़्यादा मजीद बेहतर हो जाती। एक्सपीरियंस बैट्समैन है, 10 साल तक आपने उसके साथ नाइंसाफ़ी की। शाहिद अफरीदी ने यहाँ पे एक बात कही थी कि अब किसी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो यहाँ पे यार फवाद आलम की जगह बनती थी। और पहले टेस्ट मैच में जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, आप उसको फारिग कर दें, फवाद आलम को लेकर आए। जिस तरह आपने मीर हमजा को लेकर आए, साजिद खान को लेकर आए, धानी को लेकर आए, उसी तरह अगर आप वसीम जूनियर की भी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आती, आप फारिग कर दें, आप हसनैन को लेकर आ जाएं। टीम में कमी तो नहीं है खिलाड़ियों की, खिलाड़ी तो बहुत है आपके पास, लेकिन आप उनको जगह नहीं देते थे। सारा मसला ये था। लेकिन अब जब कमेटी चेंज हो गई है, चीफ सेलेक्टर चेंज हो गया, तो कप्तान के ऊपर भी थोड़ा बहुत दबाव है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले हर चीज़ अपनी मर्जी से चलती थी, अब मर्जी से नहीं चल सकती, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कैसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। वरना यही होता, जहां आपकी 3 विकेट गिर गई थी 48 रन पे, 110 पे आपके 4 आउट थे, वहां रिजवान आते वो भी आउट हो जाते, दूसरे खिलाड़ी आती वो भी आउट हो जाते, बाबर आजम भी प्रेशर के बाद आउट हो जाते। इंग्लैंड के खिलाफ हर मैच में यही चलता हुआ आया, बाबर आजम को जब जब प्रेशर आया बाबर आजम आउट हो गए। अकेले कोई बंदा कब तक खेल सकता है? टेस्ट मैच है, कोई T20 तो नहीं है कि 20 ओवर बस निकालना है, जैसे जैसे निकाल लो। यहाँ तो आपको पूरा दिन खड़े रहना है, सामने से कोई
विकेट संभालने ही वाला नहीं है, बाबर आजम अकेले क्या करता। लेकिन बहरहाल अगर क्रिटिसाइज उनकी कप्तानिंग पे किया गया तो वो सही किया गया, क्योंकि बाबर आजम को अभी भी मैं ये बात कहूँगा कप्तानिंग उनके बस का नहीं है। अगर वो लॉन्ग करियर चाहते हैं और एक अच्छा करियर चाहते हैं तो बाबर आजम को कैप्टनशिप से रिजाइन दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर बड़ा ज़बरदस्त है। बात नहीं होती कि उसके खिलाफ ऐसी ऐसी बात कर रहा हो बंदा, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, हम दिल से मैच देख रहे होते हैं और मैच हारने के बाद बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, क्या करें। सारी चीज़ों को छोड़कर हम मैच देख रहे होते हैं, बेगैरत बनकर हम मैच देख रहे होते हैं। हर मैच के बाद पहला इंग्लैंड हरा, लेकिन उसके बाद भी न्यूजीलैंड का पहला मैच हम लोगों ने देखा। ऑफिस में तो मोबाइल पर देख रहे हैं, जैसे तैसे छुप छुपा कर देख ही रहे हैं। मोहब्बत है ना यार एक। अब जब ऐसे टीम बुरी परफॉर्मेंस करने के बाद जब हार जाती है तो फिर बुरा लगता है और फिर बंदा इनको क्रिटिसाइज कर रहा होता है। लेकिन हम इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, चाहे बाबर आजम हो, रिजवान हो, सरफराज हो, जो भी हमारे कौम के हीरो हैं, जो भी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उनसे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। और ये जब बुरा खेलते हैं तो तकलीफ होती है, अच्छा खेलते हैं तो फिर हमें इतनी तारीफ करने को दिल चाहता है, पिछली सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग और इनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो अभी भी यही है कि बाबर आजम को मैं मेरा जो अपना ज़ाती मशवरा है वो यही है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए या खुद इनको छोड़कर चला जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी इज्जत है इनकी दुनिया में, एक इज्जत इन्होंने बनाई है, अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी है। कप्तानी को लेकर लोग इन पर लान तान कर रहे होते हैं, अच्छी बात नहीं होती। तो बाबर आजम को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, या फिर शाहिद अफरीदी को कोई मशवरा देना चाहिए। जैसा कि शाहिद अफरीदी ने कही एक बात, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, ऐसी बातें जब खिलाड़ी सुनता है या कप्तान सुनता है तो वो बड़ा मोटिवेट होता है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि जिस तरह का क्रिकेटर है बाबर, एक लेजेंड प्लेयर, एक बड़ा प्लेयर है, उस तरह का हम इसको कप्तान भी बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है, एक मोटिवेट हो जाता है बंदा जब इस तरह की बातें सुनता है या इस तरह का कोई बंदा आ जाता है। मैंने उस दिन आपको कहा था कि मुझे इस बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, नहीं, इस बोर्ड को मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन शाहिद अफरीदी एक ज़बरदस्त बंदा है। भले उसने सिफारिश की हो, उसने जो भी किया हो, लेकिन जो उसका दिमाग है ना शाहिद अफरीदी का, जिस तरीके से उसका एक स्टाइल है, उसकी ब्यूटी है, वो यही है। मोटिवेट बड़ा करता है, आके फैसला करता है, डरता किसी से नहीं है। ये हो गए यूनुस खान हो गए, राशिद लतीफ़ हो गए, ये बड़े दिलेर लोग हैं। ये आपको कहीं कहीं नज़र आ रहा होगा कि इसकी चापलूसी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं। लोगों ने काफ़ी बात की कि शहबाज शरीफ की चापलूसी करके, तारीफ़ें करके शाहिद अफरीदी ने एक सीट हासिल कर ली। उससे पहले तो ये बात कर रहे थे कि हम जूनियर में काम करना चाहते हैं, अंडर 14 में, अंडर 16 पे काम करना चाहते हैं, लेकिन अब शाहिद अफरीदी तो चीफ सेलेक्टर बन गए। लेकिन आप ये देखिए कि इनको वक्ती तौर पर बनाया गया, परफॉर्मेंस के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि ये कंटिन्यू रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये वाली सीरीज़ बाबर की कप्तानी के लिए भी बड़ी अहम है, सरफराज और रिजवान की परफॉर्मेंस के लिए भी बड़ी अहम है, क्योंकि इस सीरीज़ में जो परफॉर्म करेगा आगे के लिए उसका करियर बड़ा अच्छा होगा, रोशन होगा। क्योंकि सरफराज को काफ़ी दिनों के बाद चांस मिला है। अगर आज के मैच में वो ऐसे ही आउट हो जाते 10 रन, 20 रन, 25 रन बनाकर, कोई मायने नहीं रखता। तो यही सब बोलते देखो यार इसको इसीलिए हम नहीं खिलाते हैं, क्या परफॉर्मेंस है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इतना पुराना खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, टीम मुश्किल में आई, फंस के और फंसा के चला गया। लेकिन यहाँ पे सरफराज ने प्रूफ किया कि भाई मैं एक सीनियर खिलाड़ी हूँ, मैं जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सरफराज, रिजवान, शाहिद अफरीदी, बाबर आजम, इन सब के लिए सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाते हैं और वनडे भी न्यूजीलैंड को हरा देते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी काबिल फ़ख्र की बात होगी और बहुत अच्छी बात होगी। इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने जो भी परफॉर्मेंस दी वो सब माफ़ हो जाएगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच है, कल दूसरा दिन होगा। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ चुका है। अगर बाबर आजम 200 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, कोई दूसरा खिलाड़ी उनका साथ देता है, तो फिर बाबर आजम ज़रूर 200 रन बनाएंगे और ये बाबर आजम के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। एक मोटिवेट खुद भी होंगे, वो एक सेल्फ उनको वो मिलेगा, काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि जब ऐसी परफॉर्मेंस निकल जाती है तो काफ़ी आप खुश हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड जो एक बना हुआ होता है वो तब्दील हो जाता है और फिर और ऊपर से आप आते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाबर आजम हमेशा ऊपर से आए, कभी कंफ्यूज ना हो, कभी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करें। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा।